बोस एंड नेहरू, फ्रेंड्स और फोज। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के बीच रिलेशंस अच्छे नहीं थे। फिर चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नमेंट द्वारा नेताजी की फैमिली की जासूसी हो या नेहरू द्वारा बोस को वॉर क्रिमिनल कहना, दोनों ही लीडर्स के आपसी रिश्तों को लेकर काफी कंट्रोवर्सी सामने आती हैं। आज हम हिस्टोरिकल सोर्सेज और फैक्ट्स के बेसिस पर इन दोनों लीडर्स के रिलेशंस को डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही रिलेटेड कंट्रोवर्सीज की भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बोस एंड नेहरू, सिमिलर आइडियोलॉजी। दोस्तों, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के समय बोस और नेहरू दोनों ही काफी पॉपुलर लीडर्स थे, स्पेशली इंडियन यूथ के बीच। इनकी पर्सनालिटी बहुत ही कैरिज्मेटिक थी और ये दोनों ही एक्सीलेंट ओरेटर्स भी थे। नेहरू और बोस का विजन ऑफ इंडिया सोशलिज्म के आइडियाज से प्रेरित था। दोनों ही सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, हैवी इंडस्ट्रीज और की इंडस्ट्रीज पर स्टेट ओनरशिप को एम्फेसाइज करते थे। इनके बीच की ये डीप आइडियोलॉजिकल एफिनिटी जल्दी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनल बॉन्ड में बदल जाती है। आइए अपने नेक्स्ट सेक्शन में इनके क्लोज रिलेशंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। बोस एंड नेहरू, द बॉनमी। दोस्तों, बोस और नेहरू के क्लोज रिलेशंस का पहला एविडेंस हमें 1928 में देखने को मिलता है। 1928 में जब मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार नेहरू रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, तो इसे इस अजम्पशन पर प्रेजेंट किया जाता है कि नया कॉन्स्टिट्यूशन डोमिनियन स्टेटस पर बेस्ड होगा। लेकिन कांग्रेस का यंग रेडिकल ग्रुप, जिसे बोस और जवाहरलाल नेहरू हेड कर रहे थे, इसका विरोध करते हैं। ये लोग डोमिनियन स्टेटस नहीं बल्कि फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे और इसके लिए बोस और नेहरू मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना भी करते हैं। 1930-40 के डेकेड में कांग्रेस के 4 बड़े लीडर्स पार्टी प्रेसिडेंट की पोजीशन पर रहे थे: सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी और मौलाना आजाद। और दोस्तों, इन सभी में से कोई भी 2 लीडर्स इतने करीब नहीं थे जितने कि नेहरू और बोस। फरवरी 1936 में नेहरू जी की वाइफ कमला नेहरू की स्विट्जरलैंड में लॉसान नाम की जगह पर डेथ हो जाती है। तब बोस, जो ऑलरेडी यूरोप में मौजूद थे, कमला जी की अंतिम सांस से पहले ही नेहरू के पास पहुंच जाते हैं और फ्यूनरल अरेंजमेंट्स में उनकी काफी हेल्प करते हैं। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, उस समय नेहरू जी यूरोप गए हुए थे। 19 अक्टूबर 1938 को बोस उन्हें लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि नेहरू, तुम सोच नहीं सकते पिछले कुछ महीनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। यूरोप में रहते हुए तुमने बहुत वैल्यूएबल काम किया है। यहां इंडिया में कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हारे लौटने तक सॉल्यूशन का वेट कर रही हैं। इसी लेटर में बोस प्रपोज्ड नेशनल प्लानिंग कमेटी की चेयरमैनशिप का ऑफर एक बार फिर नेहरू जी के सामने रिपीट करते हैं। लिखते हैं, आशा है कि तुम नेशनल कमेटी की चेयरमैनशिप एक्सेप्ट करोगे। कमेटी की सक्सेस के लिए तुम्हारा ऐसा करना जरूरी है। नेहरू और बोस के रिलेशंस 1939 में बोस के कांग्रेस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर री इलेक्ट होने के बाद भी कॉर्डियल ही रहते हैं। जब बोस और गांधी जी के बीच कांग्रेस वर्किंग कमेटी के गठन यानी फॉर्मेशन को लेकर डिफरेंसेस आ जाते हैं, तब बोस नेहरू जी से एडवाइस मांगते हैं। वैसे ये डिफरेंसेस रियल से ज्यादा हमें एग्जैजरेटेड फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इस समय 15 अप्रैल 1939 को नेहरू जी को लिखे लेटर में बोस कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए कुछ आवर्स के लिए यहां आना पॉसिबल होगा? फिर हम दोनों बात कर सकते हैं और मुझे तुम्हारी एडवाइस मिल जाएगी कि अब आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। इसके बाद नेहरू जी न सिर्फ इलाहाबाद से बिहार के मनभूम पहुंचते हैं, जहां बीमारी की वजह से बोस बेडरिडन थे, बल्कि वो 17 अप्रैल को गांधी जी को भी लेटर लिखकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि आपको बोस को प्रेसिडेंट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरे नजरिए में उन्हें बाहर करने की कोशिश करना बहुत ही ज्यादा गलत स्टेप होगा। लेकिन नेहरू जी के बेस्ट एफर्ट्स के बाद भी गांधी जी और बोस के बीच के डिफरेंसेस रिजॉल्व नहीं हो सके। गांधी जी के लिए इस समय पटेल द्वारा लेड उनके राइट विंग कॉलीग्स की एडवाइस को रिजेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो चुका था। ये लोग पूरी तरह डिटर्मिन्ड थे कि बोस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अल्टीमेटली बोस कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं और अपनी खुद की पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक का फॉर्मेशन करते हैं। और जैसा कि रुद्रांशु मुखर्जी अपनी बुक नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स में लिखते हैं, सुभाष को बिलीव था कि वो और जवाहरलाल साथ मिलकर इतिहास रच सकते हैं, लेकिन जवाहरलाल गांधी के बिना अपनी डेस्टिनी नहीं लिख सकते थे।
यही उनकी रिलेशनशिप का लिमिटिंग पॉइंट था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाती है और यहां से नेहरू और बोस के बीच कुछ डिफरेंसेस आने लगते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। नेहरू एंड बोस ग्रोइंग अपार्ट। सितंबर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट कांग्रेस या सेंट्रल लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स से कंसल्ट किए बिना ही इंडिया को वॉर में पार्टिसिपेंट डिक्लेयर कर देती है। ऐसे में कांग्रेस के ऑफिशियल स्टैंड को डिस्कस करने के लिए 10 से 14 सितंबर के बीच वर्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होती है। बोस के साथ चल रहे मतभेद के बाद भी उन्हें इस मीटिंग में इनवाइट किया जाता है। यहां सभी लीडर्स आगे की स्ट्रैटेजी को लेकर अपने अपने विचार रखते हैं। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि यह वॉर एक इंपीरियलिस्ट वॉर है, क्योंकि दोनों ही साइड्स कॉलोनियल टेरिटरीज को गेन करने या डिफेंड करने के लिए ही फाइट कर रही हैं। इसलिए किसी भी साइड को सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस को सिचुएशन का फायदा उठाते हुए तुरंत ही आजादी के लिए आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू का अपना अलग स्टैंड था। उनके अनुसार जस्टिस तो ब्रिटेन, फ्रांस और पोलैंड के साथ ही है, लेकिन साथ ही ब्रिटेन और फ्रांस इंपीरियलिस्ट कंट्रीज हैं और ये वॉर कैपिटलिज्म के इनर कॉन्ट्रडिक्शंस का ही नतीजा है। इसलिए नेहरू जी का कहना था कि फ्रीडम मिलने तक न तो इंडिया को वॉर ज्वाइन करना चाहिए और न ही ब्रिटेन की मुश्किल का फायदा उठाते हुए अभी कोई आंदोलन शुरू करना चाहिए। यहीं से बोस और नेहरू जी के रास्ते अलग हो जाते हैं। इसके बाद नेताजी संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। ब्रिटिशर्स उन्हें हाउस अरेस्ट में रख देते हैं, जहां से पठान का भेष बनाकर वो फरार हो जाते हैं और फिर पहले सोवियत रशिया पहुंचते हैं और बाद में जर्मनी। यहां वो देश की आजादी के लिए फॉरेन पावर्स की हेल्प लेना चाहते थे। लास्ट में वो 1943 में जापान चले जाते हैं और इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करते हैं और मिलिट्री हेल्प के थ्रू देश को आजाद करने की कोशिश करते हैं, जबकि नेहरू जी इंडिया में ही रहकर कांग्रेस को फ्रीडम स्ट्रगल के फाइनल फेज की तरफ लीड करते हैं। आइए अब हम इनके रिलेशन से रिलेटेड कुछ कंट्रोवर्सीज की चर्चा करते हैं। कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग नेहरू एंड बोस। दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की थी, नेहरू और बोस के रिलेशंस को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हैं। पहली मेजर कंट्रोवर्सी नेहरू जी द्वारा बोस को वॉर क्रिमिनल कहे जाने की है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 18 अगस्त 1945 को आई न्यूज रिपोर्ट्स में खबर मिलती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्लेन क्रैश के दौरान हुई इंजरीज के कारण मृत्यु हो गई है। इस एक्सीडेंट को लेकर हुई 11 इंक्वायरीज, उनकी बॉडी का क्रिमेशन और एशेस को टोक्यो लेकर जाना उनकी डेथ को कंफर्म करते हैं। लेकिन इसके बाद भी नेताजी की डेथ को लेकर अलग अलग थियरीज दी जाती हैं। ऐसे में जब 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने नेताजी से रिलेटेड 100 गवर्नमेंट फाइल्स को डीक्लासिफाई किया, तो एक पुरानी कंट्रोवर्सी को फिर से हवा मिलती है, क्योंकि इन फाइल्स में एक लेटर था जो कहा जाता है कि नेहरू जी द्वारा 1945 में ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली को लिखा गया था। इसी लेटर में नेहरू जी ने बोस को वॉर क्रिमिनल कहकर रिफर किया है। लेटर में नेहरू जी लिखते हैं कि डियर मिस्टर एटली, मुझे रिलायबल सोर्सेस से पता चला है कि सुभाष चंद्र बोस आपके वॉर क्रिमिनल को स्टालिन ने रशियन टेरिटरी में एंटर करने की परमिशन दी है। यह रशियंस की तरफ से धोखेबाजी है, क्योंकि रशिया ब्रिटिश अमेरिकन्स का एलाय रहा है वॉर में, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप इस पर ध्यान दीजिए और जो आपको सही लगे वही करिए। ये अनसाइंड लेटर्स योर सिंसियरली जवाहरलाल नेहरू से एंड होता है। तो क्या नेहरू जी ने सच में नेताजी को वॉर क्रिमिनल कहा था? चलिए जानते हैं। ये लेटर सबसे पहले नेताजी के नेफ्यू प्रदीप बोस द्वारा लिखे एक एसे में अपीयर होता है, जो उन्होंने 1998 में उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी को लिखा था। ये उनकी बुक सुभाष बोस एंड इंडिया टुडे अ न्यू ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में भी देखा जा सकता है। लेकिन यह कोई ओरिजिनल लेटर नहीं है, बल्कि नेहरू जी के स्टेनोग्राफर श्यामलाल जैन द्वारा ओरिजिनल लेटर का सिर्फ रिकलेक्शन है, जो अपैरेंटली नेहरू जी ने दिसंबर 1945 में इन्हें डिक्टेट किया था। श्यामलाल जैन को 1970 में सेटअप की गई जीडी खोसला कमीशन के सामने भी पेश किया गया था। ये कमीशन
बोस की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस की इंक्वायरी के लिए ही फॉर्म की गई थी। लेकिन कमीशन ने श्यामलाल जैन की टेस्टिमनी यानी बयान को एक्सेप्ट नहीं किया था। अपनी टेस्टिमनी में जैन क्लेम करते हैं कि नेहरू जी ने ये लेटर उन्हें 26 या 27 दिसंबर 1945 को दिल्ली में कांग्रेस लीडर आसिफ अली के घर पर डिक्टेट किया था। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के अनुसार 25 दिसंबर से 29 दिसंबर 1945 तक नेहरू जी पटना और इलाहाबाद में थे और आसिफ अली खुद इस समय बॉम्बे में थे। इसके अलावा 2016 में यूके में इंडियन हाई कमीशन ने क्लैरिफाई किया था कि बोस का नाम कभी भी वॉर क्रिमिनल्स की लिस्ट में नहीं था, क्योंकि यह लिस्ट सिर्फ जापानीज और जर्मन सिटीजन्स के लिए ही तैयार की गई थी। वहीं 31 जुलाई 2017 को एक आरटीआई के रिस्पांस में होम मिनिस्ट्री ने बोस की डेथ से रिलेटेड सभी रूमर्स को खत्म करते हुए कहा है कि शाहनवाज कमेटी, जस्टिस जीडी खोसला कमीशन और जस्टिस मुखर्जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट्स कंसिडर करने के बाद गवर्नमेंट इसी नतीजे पर पहुंची है कि नेताजी की मृत्यु 1945 में प्लेन क्रैश के दौरान ही हुई थी। दूसरी कंट्रोवर्सी जासूसी घटना से रिलेटेड है। 2015 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने नेताजी से रिलेटेड कुछ फाइल्स डिस्क्लोज की थी। इन फाइल से पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने काफी सालों तक नेताजी की फैमिली मेंबर्स को क्लोज सर्विलेंस पर रखा था। लेकिन ऐसा क्यों किया गया था? इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि नेताजी की डेथ को लेकर गवर्नमेंट के मन में भी कुछ डाउट्स हों, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सी कंट्रोवर्शियल थियरीज पॉपुलर थी। लेकिन सर्वेलेंस के पीछे ऑफिशियली कोई भी रीजन अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। इसके लिए जरूरी है कि इंडियन गवर्नमेंट बोस से रिलेटेड सभी सीक्रेट फाइल्स को डिस्क्लोज करे, तभी पूरा सच सामने आ सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस समय यह सर्वेलेंस शुरू हुआ था तब होम मिनिस्टर सरदार पटेल जी थे और इंटेलिजेंस एजेंसीज उन्हीं के अंडर आती थी। दूसरी बात यह है कि यह सर्वेलेंस लाल बहादुर शास्त्री के पीएम बनने तक कंटिन्यू रहा था। फिर सिर्फ नेहरू जी को ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझा जाना सही नहीं लगता। यह भी कहा जा सकता है कि ऐसे इंसिडेंट से नेहरू जी की बोस के साथ कोई पर्सनल एनमिटी प्रूव नहीं होती। कंक्लूजन। दोस्तों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी की एक ब्रिगेड का नाम नेहरू ब्रिगेड भी रखा था और 1945 में एयर क्रैश में बोस की मृत्यु के बाद नेहरू जी ने इंश्योर किया था कि बोस की विडो एमिली को कांग्रेस की तरफ से लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले। हाँ, यह सच है कि दोनों के बीच कुछ डिफरेंसेस थे, लेकिन ये 1939 के बाद हुए थे और सिर्फ फैशिज्म पर व्यूज और गांधी जी के साथ रिलेशंस तक ही लिमिटेड थे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए इन डिफरेंसेस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती रहती हैं, लेकिन बोस और नेहरू जी दोनों अपने देश से बहुत प्यार करते थे और उसे आजाद करना और आगे बढ़ना ही इनका एम था। रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही थी और डिफरेंसेस होने के बाद भी दोनों हमेशा ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। जय हिंद।